चलिए, ये पॉलिटी की मुझे जहां तक लगता है कि ये 5वीं क्लास है और अभी तक 4 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में प्रस्तावना पढ़ाई थी, दूसरी क्लास में हमने स्टार्ट करा था फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में आपकी मुझे लगता है जहां तक 3 क्लासें हो चुकी हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें एक आज की क्लास और अभी 2 क्लासें और होंगी, यानी 5 से 6 क्लास फंडामेंटल राइट में आपकी होनी थी। आज खैर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है आपको पता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट है वो कितने टाइप के हैं, 6। उसमें से पहले टाइप का जिसे हम बोलते हैं समानता के अधिकार, वो आपका हो चुका है, और आज बात हमें करनी है स्वतंत्रता के अधिकार की। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, इनकी हमें बात करनी है, यानी 4 आर्टिकल 19, 20, 21, 22। बस 4 आर्टिकलों पे आज चर्चा करेंगे, और इन 4 आर्टिकल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन मैंने आपको इस सीट में दिए। पहले वाले में 20 थे, फिर 30, फिर 40, फिर 50। 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 50 क्वेश्चन अगर आपने इनसे लगा लिए तो मुझे लगता है कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए इन आर्टिकल से और आपसे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। बड़ा व्यापक आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, और इसी से संबंधित एक पैट में भी अभी एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 358 और 359 से रिलेटेड, वो बहुत गहरा के पूछा हुआ था। आपने देखा होगा एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि आंतरिक और बाह्य आपातकाल के समय कौन से आर्टिकल लागू होता है, कौन सा नहीं। ऐसा क्वेश्चन आया था एक पैट में, आया था या नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन गहरा के था, तो वो यहां पर क्लियर होगा 358 क्या है और 359 क्या है। तो बात करते हैं आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 जो है ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें कई सारे खंड हैं, यानी इसमें सब क्लोज है। 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), ऐसे 19(7), ऐसे करके जो आपके मौलिक अधिकार है, जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, वो केवल एक ही खंड में है, और वो है 19(1) में। तो 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19, इसमें क्या है? इसमें है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी किन किन आधारों में आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। यानी 19(1) में आपको अधिकार मिले हुए हैं, और 19(2) से लेकर के 19(7) तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी प्रतिबंध है कि कब कब आपका मौलिक अधिकार आपके पास नहीं होगा। थोड़ा विस्तार से समझिए। जब हम आर्टिकल बात करते हैं 19 की, तो आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, और ये 6 प्रकार के जो अधिकार है वो एक आर्टिकल में लिखे हुए हैं, और वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट। ये आर्टिकल 19 फर्स्ट में आपके अधिकार हैं, और 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। ये अधिकार किस तरीके से दिए गए हैं? ये दिए गए हैं ऐसे: 19 फर्स्ट का ए, 19 फर्स्ट का बी, 19 फर्स्ट का सी, 19 फर्स्ट का डी, 19 फर्स्ट का ई, ऐसे करके दिए हुए हैं। पहले ये अधिकार जो थे ये कुल मिलाकर के 7 थे, यानी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। कितने हो गए? 3, 3, 6 और 1 7 थे। अब इसमें आपको कैसे कैसे अधिकार मिले हुए थे बता देता हूं, अभी भी है। जैसे ए में कहा गया था कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति के मतलब हो गया कि आप बोल सकते हो, अपने को अभिव्यक्त कर सकते हो। अब इसकी मैं विस्तृत वो करूंगा, मैं कितना विस्तार है इसका। यानी 19 फर्स्ट के ए में एक अधिकार दिया हुआ था, कौन सा वाला? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार आपको मिला हुआ है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी इसे मैं कह सकता हूं आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप बैठ करके बातचीत कर सकते हो, कोई समारोह कर सकते हो, करने की आजादी है आपको। ये कौन से आर्टिकल में है? 19 फर्स्ट के बी में है। तीसरा, आप कोई संगठन बना सकते हो, कोई संस्था बना सकते हो, जैसे आरएसएस बना लिया या कोई और संस्था बना ली, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, कुछ भी आप बना सकते हो, आपको अधिकार है, बना सकते हो। कौन से आर्टिकल में? 19 फर्स्ट का सी।
19 फर्स्ट के सी में। ऐसे ही अगला है देश भर में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ये किसमें है आपका 19 फर्स्ट का डी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अगला है देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी बस सकते हैं, यानी देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। ये किस आर्टिकल में है 19 फर्स्ट का ई। ठीक है, अब बीच में एक एफ और था जो हट गया। वो ये था कि आप देश में कहीं भी बस सकते हैं और देश में कभी भी संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। यानी एक और था जो अब नहीं है, वो था 19 फर्स्ट का एफ। और इसमें आपके लिए एक अधिकार लिखा हुआ था, वो था देश में कहीं भी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। यानी संपत्ति का अधिकार आपका एक इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ था, आर्टिकल 31 के अलावा। लेकिन ये अब आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये अब हट गया है एफ। एफ याद रखिएगा, एफ नहीं है। एफ के बाद क्या आएगा जी। तो जी क्या है, जी कहता है किसी भी पेशे या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये किसमें है 19 फर्स्ट के जी में। यानी ए बी सी डी ई एफ छोड़ दीजिए, जी। कितने हो गए 6। शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, ए में क्या है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी क्या है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी क्या है संघ बनाने की या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी क्या है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, उससे अगला क्या है भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और लास्ट वाला क्या है भारत में कोई काम धंधा करने की स्वतंत्रता। आपको ये कैसे याद रखना है, ध्यान रखिएगा, आपको ये इंडिविजुअल याद रखना है क्रम से। जैसे ही मैं बोलूं ए 19 फर्स्ट का ए वाक एवं अभिव्यक्ति, 19 फर्स्ट का बी, ठीक है, तो क्या होगा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी कोई सम्मेलन वगैरह हम कर सकते हैं, समारोह हम कर सकते हैं। 19 फर्स्ट का सी संघ बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, डी आने आने की स्वतंत्रता, ई बस जाने की स्वतंत्रता, और जी एफ तो हटा दो, जी कोई भी काम धंधा करने की स्वतंत्रता। चलिए अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। मैं आपसे कहूं आपको वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है, लेकिन क्या आप किसी को गाली दे सकते हो? हाँ, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आपके देश में दंगे हो जाएं? आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आपके दूसरे देश के साथ संबंध खराब हो जाएं? आप कहेंगे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला अधिकार आपका एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, इस पे रोक है। ऐसे ही शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी एकत्र हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। आप कहोगे नहीं, मान लो हमारे एकत्र होने से अगर दंगे होने की संभावना हो तो सीधी सी बात है हम एकत्र नहीं होंगे, धारा 144 लगा दी जाएगी, हमारा अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। मेरी बात समझिए। ऐसे ही लिखा हुआ है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मैं कहूं चलो एक आतंकवादी संगठन बनाते हैं, क्या हम बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो तस्करी करेगा, मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम और तस्करी करेगा, बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। यानी रोक है भैया। ये सब रोक किस में दी गई है? ये अगले आर्टिकलों में दी गई है, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) में दी गई है। अब जो जमाना है क्वेश्चन आने का वो इससे नहीं है, अब जमाना है आर्टिकल 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और कैसे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 19 में ये तो समझ में आ गया। पहला अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा समझिए कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को बोलने, लिखने, छापने, चित्र, फिल्म, मीडिया आदि के माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है। भाई अभिव्यक्ति तो किसी भी रूप में हो सकती है। आपने बोल दिया यार तुम बहुत अच्छे हो, ये भी हो सकती है। आप ना बोलें, आप ऐसे कर दो यार बहुत बढ़िया, सामने वाला तब भी समझ जाएगा कि यार अच्छा बता रहा है। यानी किसी भी प्रकार का इशारा हो या कोई चित्र हो या कोई मीडिया हो, कुछ भी हो, वो सब किस में आता है? आपका वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया यानी प्रेस
वो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो या चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, कोई सी भी मीडिया हो, वो जो कुछ आपको दिखाती है वो इसी आर्टिकल के तहत दिखाती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया जो प्रेस होती है, कुछ छापती है ना सूचना, उसको ये अधिकार कुछ भी छापने का, कहीं कोई घटना हुई छाप दी, ठीक है, किसी की पड़ोसन पड़ोसी के साथ भाग गई, अखबार वालों ने छाप दी, अब वो कहे भैया तुमने ऐसे हमारी कैसी घटना छाप दी। लेकिन वो क्यों छाप देते हैं? रीजन, उनको आर्टिकल 19 फर्स्ट में एक राइट मिलता है और वो है वाक एवं व्यक्ति की आजादी का। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी किसमें है? 19 फर्स्ट के ए में शामिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, कौन से आर्टिकल में है? 19(2). यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? समझिएगा। पहला, भारत की संप्रभुता और एकता, मतलब और अखंडता। आपके बोलने से, आपके अभिव्यक्त करने से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रभावित होती है, तो आपके पास आर्टिकल 19 फर्स्ट ए नहीं रहेगा। अब जैसे मूवी बना रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार मूवी बनती है, तो मूवी बनाना तो क्या है? 19 फर्स्ट ए के तहत भैया हमें अभिव्यक्ति की आजादी, मूवी बनाएंगे। तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी है, फिर सेंसर बोर्ड ये क्यों कहता है इसमें से ये हटा लो? वो कहता है कि भैया ऐसी फिल्म जैसे ही मार्केट में पहुंचेगी, उससे हो सकता है देश में जो है वो अखंडता बढ़ जाए, देश में लोगों के बीच एकता की कमी आ जाए। तो ऐसे में वो ऐसी चीजों को क्या कर देते हैं? उसमें से हटा देते हैं। ठीक है। राज्य की सुरक्षा, मान लो कि ऐसा कुछ आप अभिव्यक्त कर रहे हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, राज्य की सुरक्षा बिगड़ सकती है, ठीक है, लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, तो भी वो आपका अधिकार आप पे नहीं रहेगा। विदेशी राज्य से जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो आपके बोलने से अगर बिगड़ सकते हैं, तो भी आपका अधिकार आपके पास नहीं रहेगा। सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है आपके कुछ करने से, अभिव्यक्त करने से, तो भी आपका अधिकार आपके पास नहीं रहेगा। शिष्टाचार और नैतिकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सदाचार। सदाचार का मतलब है आप किसी को गाली गरिया रहे हैं, आपने किसी को कुछ भी बोल दिया, तो ये क्या है? थोड़ा शिष्टाचार और नैतिकता भी तो है। आप हर एक को गाली नहीं दे सकते। अब मान लो कोई व्यक्ति किसी को गाली दे दे और कह ले भैया 19 फर्स्ट ए, यानी मुझे तो फ्रीडम है ना स्पीच की, मैं कर दूं। देख के किसी को आंख मार दी चलते हुए को, बोले क्या है? बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई नहीं भाई, वो क्या है? वो शिष्टाचार और नैतिकता के खिलाफ है, आपका अधिकार तब भी आप पे नहीं रहेगा। अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपके कुछ बोलने से ऐसा हो जा रहा है जो अदालत के आदेश के खिलाफ है, तब भी वो अधिकार आपका अधिकार नहीं रहेगा। जैसे अदालत ने कुछ कह दिया है ये नहीं करना और आपने कर दिया, तो वो फिर क्या होगा? वो फिर अधिकार आपका अधिकार नहीं रहेगा। मानहानि, आपने बोल दिया मोदी जी चोर है, अब यहां पर मोदी जी नहीं है चोर, वो कोर्ट में उन्होंने मानहानि लगा दिया, बोले भैया इसके ऐसे बोलने से मेरे 100 वोट कट गए, या तो ये प्रूफ करे मैं चोर हूं, और नहीं कर रहा तो अब मैं इस पे केस करूंगा मानहानि। यानी आप किसी को भी कुछ ऐसे नहीं बोल सकते। तो आपके पास जितने भी आजादी है बोलने की कुछ भी, वो इन 8 रिस्ट्रिक्शन के अधीन है। एक और है, अपराध के लिए उकसावा, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते जिससे कहीं अपराध बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आज एक ऐसी क्लास दे दूं कि आप रास्ते में जाते हुए 8-10 लोगों को निपटा दो, या चोरी कर लो, या कोई जघन्य अपराध कर दो, तो यहां पर मैं ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, वो फिर मेरा अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ कहने से, अभिव्यक्त करने से क्या बढ़ गया? अपराध। ठीक है। तो ऐसी फिल्म, ऐसा गेम जिससे कि अपराध बढ़े, ये सब चीजें बढ़े, तो वो भी क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधीन नहीं आता। अब बात आती है जी यहां से क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 19(2) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर
प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसमें से 3 देगा उठा करके, कोई एक अलग से रख देगा और आपको उसको चुनना पड़ेगा। क्या इन पे एक झलक मान लोगे तब आपकी बात बन जाएगी। जैसे कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे किसी की मानहानि हो, ऐसा नहीं बोल सकते सदाचार के खिलाफ हो, ऐसा नहीं बोल सकते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते हमारी किसी देश के साथ मित्रता बिगड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो आपका देश में लोक व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाए, ऐसा हमें जो है वो कुछ नहीं बोलना है। तो ये मोटा मोटा माइंड में रहेगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका आर्टिकल 19(2). क्लियर हो गया? तो क्या आर्टिकल 19 फर्स्ट ए आपको समझ में आया? 19 फर्स्ट ए में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो कौन से आर्टिकल पर है? 19(2) में है। 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कितने आधार हैं? सामान्यतः ये 8 आधार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला अधिकार क्या था आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के बी में? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यही तो है। ये अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 19 फर्स्ट के बी में है। अब इसमें भैया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, प्रतिबंध। कौन से आर्टिकल से? 19(3). 19(3) से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और 19(3) से कितने आधारों पे लगाया गया है? मेन जो आधार है वो एक है सार्वजनिक व्यवस्था, यानी जो सार्वजनिक व्यवस्था बनी हुई है वो ना बिगड़े, और दूसरा है राज्य की सुरक्षा। केवल 2 आधार है, एक है सार्वजनिक व्यवस्था और एक है राज्य की सुरक्षा। दोनों में अंतर समझा देता हूं मैं क्या है। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब जैसे ट्रैफिक है, कुछ भी है। अब आप लोगों ने क्या करा, आपने सम्मेलन रख दिया 20 सड़क में, हाईवे है 20 सड़क में सम्मेलन। अब भैया ना आपके पास हथियार है और आप शांति के साथ बैठे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, पर रोड में बीच में कर रहे हो, रोड तो जाम हो जाएगी। उससे क्या होगी? सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझ गए मतलब इसका क्या है? लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, कोई काम नहीं हो पाएगा, लोग मार्केट नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में आपको उठा दिया जाएगा। आप कहेंगे भैया 19 फर्स्ट बी के तहत हमारा तो राइट है, हम कर सकते हैं सम्मेलन। बोले नहीं, पहले 19(3) पढ़ के आओ। 19 फर्स्ट के बी को पढ़ने से पहले 19(3) पढ़ लो, जिसमें 2 आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। एक है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा है राज्य की सुरक्षा। ठीक है, राज्य की सुरक्षा किस चीज से? मान लो लोग इकट्ठा होकर के कोई सी चीज को नुकसान पहुंचा दें, ठीक है, यानी वो किसी भी चीज को, चाहे कोई सार्वजनिक स्थान हो, उसको नुकसान पहुंचा दे, पुलिस के साथ जो है वो उनका टकराव हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो इसलिए इकट्ठा नहीं हो सकते कि जिससे कि वो राज्य के सामने ही एक प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो जाए। बात समझ रहे हैं इस चीज में? तो जब कभी लगता है कि दंगे की स्थिति हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो ऐसे में बिल्कुल रोक हो जाती है कि आप बिल्कुल भी 4 लोग भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। और यही आपने सुना होगा नाम, धारा 144। कहते 144 लग गई, बोले क्या हो गया भैया, 5 लोग एक साथ बैठ ही नहीं सकते, तो वो अधिकार भी आपका छिन जाता है फिर तो। अगली जो स्वतंत्रता है वो देखिए वो क्या है। अगली स्वतंत्रता है आपकी ये, कोई यूनियन बनाने का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार। ये किसमें है? 19 फर्स्ट का सी। सी से कमेटी याद रखना, कमेटी, समिति, कुछ यूनियन ऐसा बनाने का अधिकार। इस किसी भी राजनीतिक दल, यूनियन, सोसाइटी, क्लब, एनजीओ आदि बनाने का अधिकार हमें इससे मिलता है। एनजीओ समझ रहे हैं? कोई भी संस्था कुछ भी हम बना रहे हैं, चाहे हम पर्यावरण के लिए बना रहे हैं, कोई एनजीओ बना रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ भी बना रहे हैं, वो सब आपको अधिकार किससे मिल रहे हैं? 19 फर्स्ट के सी से मिल रहे हैं। लेकिन भैया प्रतिबंध है इस पे भी। कौन से आर्टिकल से? 19(4). 19(4) से क्या प्रतिबंध है? 3 प्रतिबंध है। पहला, आप कोई ऐसा संगठन या ऐसी संस्था बना रहे हैं जिससे भारत की संप्रभुता या अखंडता प्रभावित हो रही है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ रही है, या जो अनैतिकता, अनैतिकता का मतलब आप समझ लो, आप तस्करी कर रहे हो, वो अनैतिक है। मान लो आपने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जो सेक्स रॉकेट चला रहा है,
वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं? क्या हम क्या वैसा संगठन बना सकते हैं, वैसी संस्था बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी 3 आधारों पर आपके इस आर्टिकल पर भी क्या है? रोक है, और वो कुछ आर्टिकल से है, 19(4) से। एक एक नंबर इंक्रीज करते चले जाना, इतनी अंदर जाके नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा तो 19(2) पूछेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसे ही है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ये कौन से में है आपका? 19 फर्स्ट क्या है? डी। लेकिन इसमें भी प्रतिबंध लिखा हुआ है, किसके द्वारा? 19(5) के द्वारा। क्या प्रतिबंध है? पहला, आपका एक जगह से कहीं दूसरे जाने पर वहां की आम जनता के हित प्रभावित ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं यहां से कहीं जा रहा हूं, अब मुझे पता है वहां जाने से कुछ हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे आम जनता को परेशानी होगी, तब मुझ पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे कई बार आप देखा होगा, पुलिस क्या करती है, कुछ नेताओं को कहीं पे जाने पर रोक लगा देती है कि आप वहां पे नहीं जाओगे। जैसे किसी के घर में कोई दिक्कत हुई, किसी का कोई देहांत हो गया, निधन हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई, तो कुछ नेताओं पे रोक लगा दी जाती है। बोले नहीं, रीजन? बोले भाई साहब आपके वहां जाने से दंगे हो जाएंगे, वहां की आप जनता के लिए परेशानी हो जाएगी, तो उसको नहीं जाने दिया जाता। यही तो कारण है, जो सेलिब्रिटी होती है उन पर रोक होती है। जो सेलिब्रिटी है वो कहीं पर ऐसे ही नहीं जा सकते, उसका रीजन है। वो आप सोचे कि सर वो तो ऐसे अगर हम बन जाए तो हम तो ऐसे निकल जाएंगे घूमने, नहीं भाई, वो रोक है। वो जाएंगे तो अपना रूप बदल के जा सकते हैं, क्योंकि उनके जाने से परेशानी हो सकती है। अभी आपने घटना देखी होगी, कुछ सेलिब्रिटी थे, वो किसी मॉल में पहुंच गए थे, वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वहां भगदड़ मच गई, और कुछ लोग जो है वो वहां पे मर गए। उनको इतनी भीड़ हो गई वहां पे, निकल ही नहीं पाए वो, समझिए ना। तो इसलिए उस पे जो है वो पुलिस रोक लगा सकती है, नहीं भाई साहब आप यहाँ पे नहीं जाओगे, आप नॉर्मल व्यक्ति पे नहीं जाओगे, उससे आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगला है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु, यानी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसका मतलब समझ रहे हो, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो एससी क्षेत्र हैं, वो सॉरी जो एसटी क्षेत्र हैं, जो आदिवासियों के लिए क्षेत्र हमने घोषित कर रखे हैं, आदिवासी क्षेत्र, उन पर आपको जाने से रोका जा सकता है। जैसे मैं अगर जाके कहीं आदिवासी क्षेत्र में जाऊं और पूर्वोत्तर में जाऊं, तो वो भैया कह सकते हैं नहीं जी आप वहां नहीं जा सकते, बिकॉज कि वो जो है वो प्रोटेक्ट एरिया है। तो ये क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। कितने आधारों पर है? मुख्यतः 2 आधारों पर है। इसी प्रकार से आप आगे देखोगे तो सेम नागरिक भारत के वो कहीं भी बसने और निवास करने का अधिकार, सेम जाने का अधिकार, कहीं बसने या निवास करने का अधिकार, यहां पर सेम है। जिन आधारों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हीं आधारों पर वहां बसने में प्रतिबंध लगाया गया है। यानी आपका कहीं भी आना जाना आम जनता के हित में होना चाहिए। दूसरी बात है, वो जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उनकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो सेम है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट आपका अधिकार है किसी भी व्यवसाय या व्यापार को करने का अधिकार। तो यहां पर देखिए क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पहला, मैं आपको इसको उसमें समझा देता हूं। पहला ये है कि कुछ ऐसे काम धंधे होंगे जिन्हें करने के लिए आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप बताओ, क्या मैं पढ़ाई छोड़ के डॉक्टर बन सकता हूं? क्या मैं कल ही यहां पे बोलूं कि यार अब पढ़ाऊंगा नहीं और मुझे दवाई की नॉलेज बहुत है, तो मैं क्या करूंगा, आपकी बीमारियों की दवाई लिखूंगा आपको? कर सकता हूं मैं ऐसे? नहीं कर सकता, मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। क्यों? बोलेंगे क्योंकि भैया डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ गया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ गया। मैं ये कहूं कि यार ठीक है, मैं रिक्शा तो नहीं चलाऊंगा, इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन मैं जसपुर से ठाकुरद्वारा के बीच में रेल की पटरी बिछवा देता हूं, मैं उस पर रेल चलवाऊंगा और रेल से जो लोग आएंगे जाएंगे उससे मैं पैसा कमाऊंगा। क्या मैं कर सकता हूं? चलो मैं नहीं, क्या मानी ऐसा करना चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे जो है वो सरकार ने अपने स्वामित्व में रख रखे हैं।
यानी ऐसे काम धंधे जो सरकार ने अपने पास रख रखे हैं उसको आप नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे काम धंधे जिन्हें करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिग्री पहले लेनी पड़ेगी, तभी वो काम धंधा आप कर सकते हैं। कुल मिला के आर्टिकल 19 से आपको एक निचोड़ समझ में आया। वो निचोड़ ये है कि आपका आर्टिकल 19 पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये किन किन आर्टिकल में है? 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). समझ में आई बात? आर्टिकल 19 क्लियर हो गया? आर्टिकल 19 क्या है? ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान रखिएगा। देखो, पहला तो है आम जनता के हित में कानून बनाकर। ठीक है, यानी ऐसा आप कोई भी व्यापार नहीं करोगे जो आम जनता के खिलाफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहूं भैया ठीक है मेरा मन कर रहा है मैं अफीम बेचूंगा, गांजा बेचूंगा, गांजा, तो क्या गांजा बेच सकता हूं मैं? अफीम का उत्पादन कर सकता हूं मैं कहूं मेरे तो काम धंधा करने का अधिकार है, मैं तो फ्री हूं, नहीं कर सकता मैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर, इसके लिए किसकी जरूरत है? डिग्री की जरूरत है। ऐसे ही रेलवे, हथियार बनाने का काम, ये सब किसके पास है? सरकार के अधीन है। तो इन चीजों पर, सब चीजों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है 99% आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन उठेगा आर्टिकल 19(2) से। अब वो कैसे उठाएगा आप पकड़ने की कोशिश करना थोड़ा सा। सेम क्वेश्चन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किस आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन नहीं लगाया गया है? ऑप्शन 1, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की सुरक्षा के आधार पर। ऑप्शन 2, न्यायालय की अवमानना के आधार पर। ऑप्शन 3, देश की संप्रभुता व अखंडता के आधार पर। ऑप्शन 4, सदाचार के आधार पर। क्या आंसर होगा इसका? एक आंसर होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 19(1) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके जो आधार हैं उन आधारों में क्या शामिल नहीं है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का सुरक्षा शामिल। ये किसमें शामिल है? भारत में कहीं भी आने जाने और बस जाने की स्वतंत्रता के लिए जो प्रतिबंध है वो इसमें लगाया गया है। क्लियर हो गया आर्टिकल 19? ठीक है। अभी क्वेश्चन जो 50 है वो तभी होंगे, 50 में से भी 35 ही होंगे, तब भी इतनी मगजमारी करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कुछ डिटेल में डाल दिया था कि आर्टिकल 19 फर्स्ट में स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इनके यथोचित प्रतिबंध का वर्णन किया गया। प्रतिबंध मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिए हैं। अभी तक पता है कई लोग क्या पढ़ के रखते हैं, मैं जिससे भी पूछता हूं। 19(1) में क्या है? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(2) में क्या है? सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(3) में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में क्या है? आने जाने की स्वतंत्रता। 19(5) में क्या है? ये नहीं है भैया, स्वतंत्रता केवल 19(1) में है और वो 6 उपखंडों में है, A, B, C, D, E। क्लियर? इसको थोड़ा और डिटेल में मैंने डाल दिया है। 19(2) क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे 19(2) के बारे में आप कुछ बातें महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट ए में प्रत्येक नागरिक को वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है। पहली बात है कि आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशियों के लिए भी है? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो जितने ये 6 अधिकार हैं ये केवल किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए है। पहली तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 तो कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, संसद या राज्य विधानमंडल युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी समझिएगा, संसद भी और राज्य की विधानसभा भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके आर्टिकल 19 फर्स्ट ए की स्वतंत्रताओं पर। केवल संसद नहीं, राज्य विधानमंडल भी उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। मैंने इसमें का एक क्वेश्चन बनाया था, डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आर्टिकल 19 के आप ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप करेंगे तो आराम से आपके हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिएगा।
अगला आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बात करता है जब आपसे कोई अपराध हो जाता है उस समय पर आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सी सुरक्षाएं हैं, मतलब ऐसी चीजें हैं, वो सब चीजें किसमें है, आर्टिकल 20 में है। यानी अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण जो है इसमें कुल 3 खंड हैं, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) क्या कह रहा है? 20(1) कह रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये किस आर्टिकल में है? ये है 20(1) में। 20(1) ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए, जिस समय पर आपने कोई कृत्य किया है उस समय पर अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तभी आपको अपराधी माना जाएगा और सजा आपको उतनी ही मिलेगी जितनी उस समय पर अपराध के लिए दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अभी हाल ही में मान लो कोई ऐसा मामला है जो क्राइम हो गया है, पहले नहीं था। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मैं कहता हूं कोई ऐसी चीज बताइए जो हाल ही में क्राइम है लेकिन वो पहले क्राइम नहीं थी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ऐसा कोई कर लेता हूं, बहुत आराम से ले लेते हैं। मान लो चूहे की बात कर लेते हैं। जैसे आप कोई जंगली जानवर, जंगली पक्षी मारते हैं जिस पर प्रतिबंध है तो उसमें आपको सजा हो जाती है। मैं कह रहा हूं अभी चूहा मारना प्रतिबंधित नहीं है, मार सकते हैं या उस पर सजा है? नहीं। मान लो मैंने आज क्लास में एक चूहा घुस गया और मैंने चूहे की तबीयत खुश कर दी, चूहे को मैंने मार दिया, आपने मेरी वीडियो बना ली, ठीक है, लेकिन चूहा मारना अभी क्या है, आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हुआ क्या, अगले हफ्ते से घोषणा कर दी गई और वो घोषणा ये की गई कि भैया चूहे के मारने पर 2 महीने की कैद या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना है। आप में से किसी मेरे शुभचिंतक ने वो वीडियो ली और वीडियो को लेकर के वहां पहुंच गया थाने में, लो जी ये के चौहान जी ने चूहा मारा है, अब या तो 2 महीने की सजा हो या कम से कम 10 महीने का वो 10,000 रुपए का जुर्माना लगना चाहिए। तो अब पुलिस ने मान लो रिपोर्ट भी लिख ली, अब जज के सामने जाएगी तो जज कहेगा कि भैया आपने आर्टिकल 20(21) नहीं पढ़ा क्या, 20(1) नहीं पढ़ा क्या? 20(1) क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कानून जो बाद में बना है उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते कि उनने वो कृत्य पहले कर दिया, उस समय तो था ही नहीं ना अपराध, उनने इसलिए कर दिया। मेरी बात समझिए, मैंने जो कृत्य करा वो तो 6 दिन पहले कर दिया ना, उसे अपराध की श्रेणी में बाद में। तो ऐसे कानून, ऐसे आपराधिक कानून जो बाद में बने हैं उनके आधार पर हम पहले से किए गए किसी कृत्य वाले व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते। हां, उस दिन के बाद किसी ने कृत्य वो कर दिया तब उसे दंड दिया जा सकता है। बात आई समझ में या नहीं आई? आ गई। जैसे खेत में पुराल जलाने पर प्रतिबंध नहीं था अब से कुछ साल पहले, अब मान लो किसी की वीडियो बनी हुई है और आज वो वीडियो ले जाके आप कहो जी कानून है पुराल जलाने वाले को 6 महीने की सजा है, लो इस किसान को सजा करो, तो वहां कोर्ट कहेगा नहीं, वो कृत्य उसने पहले कर दिया। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी बाद में बने हुए कानून के आधार पर हम सजा नहीं दे सकते। बट ये ध्यान रखना, ये केवल आपराधिक कानूनों के लिए है जिनमें दंड का प्रावधान होता है। नागरिक कानून लागू हो सकते हैं, पहले से, पिछली डेट से लागू हो सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे उत्तराखंड में अभी क्या लाया गया, एक समान नागरिक संहिता लाई गई, एक कानून लाया गया जिसके तहत ये प्रतिबंध किया गया कि भैया हर शादी करने वाले व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोर्ट मैरिज होती है वैसे कराना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में क्या है ना, आपने शादी वो फेरे उरे फेर लिए, सब कुछ कर लिए, तो आपको कोर्ट मैरिज भी करानी पड़ेगी साथ में। आपको जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के अपना डाटा पूरा ऑनलाइन डलवाना पड़ेगा, फोटो शादी के देने पड़ेंगे, 3-4 प्रूफ देने पड़ेंगे। अब ये क्या है? ये एक नागरिक कानून है, ये आपराधिक कानून नहीं है, नागरिक कानून है। नागरिक कानून को पहले से लागू किया जा सकता है। अब उत्तराखंड की सरकार ने क्या करा,
इस नागरिक कानून को पहले से लागू कर दिया, मान लो 2010 से लागू कर दिया। इसका मतलब है 2010 के बाद में जितनी शादी हुई है सबको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अब यहां पर मान लो किसी की शादी 2015 में हुई, वो ये कह दे जाके भैया हम क्यों करवाएंगे, आर्टिकल 20(1) कहता है कि कोई कृत्य आपका पहले हो चुका है तो उस पर बाद का कानून लागू नहीं होगा। तो जज कहेगा देखिए भैया 20(1) जो है वो केवल आपराधिक कानूनों के लिए है, ऐसे कानून जिनमें दंड है ये उनके लिए है, बाकी जो नागरिक कानून है उन्हें पहले से लागू किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 2010 से लागू कर दिया। तो अब 2010 के बाद जितनी शादी हुई है सबको अपने फोटो निकाल के ले जाने पड़ेंगे एल्बम में से, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि लो भैया हमारी शादी हो गई। समझ गए आर्टिकल 20(1) क्या है? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद आर्टिकल 20(2), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? डबल जियोपर्डी, इसे बोलते हैं दोहरे दंड से मुक्ति। आपको एक कृत्य के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, मान लो मैंने किसी की भैंस खोल ली, बढ़िया थी, ठीक ठाक मोटी ताजी, तो मैंने उसकी भैंस चुरा ली। अब वो दो भाई थे, दो भाई की एक भैंस थी। एक भाई विदेश गया हुआ था, एक भाई यहां था, उसने मेरी कंप्लेन कर दी। कंप्लेन में मामला कोर्ट में गया और जज ने बात सुना करके मुझे 1 महीने की जेल कारावास दे दी। मैं 1 महीने जेल काट के आ गया। अब उसका भाई आ गया, वो आया, उसने क्या हुआ था, बोले ये भैंस दुबली पतली कैसे हो गई? बोले 1 महीना उन्होंने रखी है कि जो जी ने अपने पास वो खोल ली थी उन्होंने यार। बोले अच्छे ऐसे कैसे खोल ली थी यार, ये तो यार कोई। अब वो भी जाए कंप्लेन करने के लिए, बोले भाई साहब मेरी भैंस खोली थी, इन्होंने भैंस चुरा ली थी और ये है वो है, मामला फिर कोर्ट जाएगा। तो जज कहेगा भैया आर्टिकल 20(2) पढ़िए। वो ये कहता है कि किसी एक कृत्य के लिए व्यक्ति को दंड एक ही बार मिलेगा, दोहरा दंड उसे नहीं मिलेगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने एक बार दंड काट लिया है तो फिर उसे दोहरा दंड जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन दोबारा मैंने खोल ली तो फिर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? फिर मेरे को मिलेगा। रीजन वो कृत्य कैसा है आपका दूसरा है। आपने 2 मर्डर करे, ये 2 कृत्य हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने 2 मर्डर करे, ये कृत्य, लेकिन एक व्यक्ति का मर्डर आपने 2 बार करा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक व्यक्ति को नहीं मारा लेकिन कोर्ट में वो मरा घोषित हो गया और आपको उसकी सजा हो गई, आप 10 साल काट आए, आपको पता चला ये जिंदा है। अब आप उसे निपटा लो खुलेआम। रीजन क्या है? क्योंकि उसके मर्डर के लिए दंड तो आपने काट लिया है और आपको कोर्ट अब दोबारा ये दंड नहीं दे सकता कि भैया इसको मारने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, तो भैया पहले मैं इसको मार के दंड काट चुका हूं। ऐसा मूवी में आपने 1-2 बार देखा होगा कि भैया तुझे निपटाने के चक्कर में तो सजा मैंने काट ली, अब निपटाऊंगा ही। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे? तो यहां पर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20(2). 20(3) बड़ा दमदार है यार। 20(3) ये कहता है आपको कभी भी आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कोर्ट में किसी मामले में आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। और इसी आर्टिकल के तहत कुछ चीजें बैन है, प्रतिबंधित हैं, जिसमें एक है नार्को टेस्ट, एक है पॉलीग्राफी, एक है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग ये सब बैन है। इसका मतलब आप कटघरे में चले गए और जज आपसे कह रहा है, वो जज नहीं वकील कह रहा है, दूसरा वाला विपक्ष वाला, बताओ तुमने मारा है नहीं मारा है। जज कह दे ओए सुन ले, रुक जा, ये नहीं, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते कुछ बोलने के लिए, ठीक है? वो अपनी इच्छा से बताएगा। इसलिए जज, अगर आप जज के सामने कुछ कबूल करते हो ना, जज साहब ये मैंने मर्डर किया है, तो जज पूछता है आपसे 3 बार, परेशान मत हो, बिल्कुल बताओ, कोई दबाव उबाव कुछ है तो नहीं। और यही एक बड़ा कारण है कि पुलिस की गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती।
जैसे मान लो पुलिस आपके सामने बैठे, आप पुलिस के सामने कुर्सी पे बैठे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, अपराधी को क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई घटना हो गई, अब उन्हें पुलिस ने उठा लिया, तो पुलिस से वो कह देते हैं हाँ मैं नहीं मारा है, ठीक है, बोल देंगे मैं नहीं मारा है। पुलिस चाहे बैठा के कुर्सी पे वीडियो बना दे, तूने मारा है, हाँ मैंने मारा जी, बना ली। पुलिस ये वीडियो दे नहीं सकती वहां पर, ये वीडियो मान्य नहीं होगी, क्योंकि आपने वीडियो तो ली है, पीछे ऐसे लगा रखा है ये, समझ, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए पुलिस की गवाही कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं होती। इसलिए ज्यादातर लोग जो पुलिस कस्टडी में जाते हैं वो अपना अपराध कबूल कर लेते हैं, हाँ जी मैंने, जिससे कि वो मारे ना, क्योंकि वो कबूल करवा देंगे नहीं तो जी हाँ मैंने मारा है। अच्छा इस लड़की को तूने मारा, हाँ। तू भगा के ले गया था, हाँ। तूने फिर बाद में इसका मर्डर कर दिया, जी हाँ। ड्रम में तूने भरा, हाँ मैंने भरा। अब फिर जज पूछेगा निष्पक्ष हो गया, अब गवाही देना, क्या तुमने मारा, नहीं। पुलिस वहां यार ये बदल गया, इसे बोलते हैं बयान का बदलना, ठीक है। अब वो जो क्रिमिनल है, जो भी व्यक्ति है, अब वो जज से कहेगा जज साहब मुझे अब कस्टडी में मत देना, क्योंकि अब भूत बना देंगे वो। तो वहां पर जज जो है फिर देखता है कि भाई अब मामला क्या है, ठीक है। तो बड़े लोचे हैं, लेकिन ये 3 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) आपको किसी अपराध के लिए दंड तभी मिलेगा जब वो अपराध की श्रेणी में आता हो। 20(2) आपको दोहरा दंड नहीं मिलेगा किसी कृत्य के लिए। और 20(3) क्या कहता है, आपको आपके खिलाफ कभी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 3 चीजें बैन है। नार्को टेस्ट क्या होता है, आपको कुछ नशीली दवाई दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है हाँ तूने मारा था उसे, कैसे किया था, ये किया था। तो आदमी का झूठ नहीं बोल पाता, झूठ बोलने के लिए आपको कॉन्शियस होना जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, आपने कई मूवियों में देखा होगा, दवाई देके पूछते हैं वो, नार्को टेस्ट। आप बिना जज की परमिशन के नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। लाई डिटेक्टर मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, ये सब चीजों पर रोक है, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, एक व्यक्ति को अपने प्रति गवाही देने के लिए बाध्य कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने उसे नशा दे दिया जिससे कि वो अपने खिलाफ ही बोल जाए, तो ये गलत है। इसलिए आपको अपने प्रति गवाही देने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है, आप पर रोक लगाई गई है। तो आर्टिकल 20 समझ में आया क्या है। ध्यान रखना, आर्टिकल 20 को कोई ताकत निलंबित नहीं कर सकती। आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे अधिकार हैं वो आपके कभी भी नहीं छीन सकते। और 20 और 21 ऐसे अधिकार हैं, ये भारतीयों को भी शामिल है, भारतीय नागरिकों को भी मिलते हैं और ये विदेशियों को भी मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसे बोलते हैं जीने का अधिकार। जीने का अधिकार इसको कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में केवल ये लिखा हुआ था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम सबको जीने का अधिकार है। अब इसमें एक बड़ा लंबा तखड़ा केस आया, मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी का नाम तो सुना होगा। एक्चुअली मेनका गांधी का मामला यह था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट उनसे छीन लिया, इसलिए जनता सरकार ने जो है वो लेके रख लिया था। ये बात 1978 की है, जनता सरकार आ गई थी केंद्र में, तो मेनका गांधी से क्या करा जनता सरकार ने, वो पासपोर्ट छीन के रख लिया जिससे कि विदेश ना भाग जाए। मेनका गांधी को जाना था विदेश अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, यानी अपना इलाज, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। मेनका गांधी पहुंच गई कोर्ट, और फिर पॉलिटी में एक केस बन गया जिसे मेनका गांधी मामला कहा जाता है। और इस मामले में मेनका गांधी ने पक्ष रखा गया न्यायालय के सामने और कहा गया, बोलिए कि बताइए, आपको अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आपको विदेश जाना है, ये तो मेरा अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन मेरा पासपोर्ट ले लिया गया। तब न्यायालय ने यहां पर एक बड़ा स्पष्ट वर्डिक्ट दिया। न्यायालय ने कहा आर्टिकल 21 जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ एक खास चीज और है कि वो न्याय संगत और न्यायोचित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, समझाता हूं खुल के।
इसका मतलब यह है आप आर्टिकल 21 में लोगों को क्या कानून बना के दे रहे हो यह मामला जरूरी नहीं है। मामला यह जरूरी है कि आर्टिकल 21 के तहत आप में ये सरकार में कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जीने के लिए जरूरी हैं। वो सब चीजें किसमें शामिल होंगी? मौलिक आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल होंगी। जिसे एक्सप्लेन करके इसको कोर्ट ने समझाया। कोर्ट ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, आर्टिकल 21 में भोजन का अधिकार भी आ जाएगा। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार भी आ जाएगा क्योंकि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। स्वच्छ पर्यावरण में नहीं रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? आर्टिकल 21 में आ जाएगा। दुनिया भर के जो है वो अधिकार गिनवा दिए। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, ठीक है, सोने का अधिकार, बोले सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे भाई, सोने का अधिकार। तो जो ये जो रात में डीजे 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, जो मस्जिद और मंदिरों से ये उतर गए ना सब बजाने वाले, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन थे। सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 21। लेकिन ध्यान रखना इसके जो अधिकार है इसमें लिखे हुए नहीं है, कोर्ट ने घोषणा करी है कि ये अधिकार इसमें आएंगे। अब कौन कौन से अधिकार आपके जीवन के अधिकार के लिए जरूरी है, तो इसमें मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूं। पहला, भोजन का अधिकार। दूसरा, सोने का अधिकार। तीसरा, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार। एक, बिजली पाने का अधिकार भी इसी में है। एक, विदेश जाने का अधिकार। चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, ये भी इसमें है। आपने देखा एम्बुलेंस को रास्ता दो, रास्ता दो, रीजन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसलिए टॉल वाले भी एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे। अगर मंत्री का दस्ता रोक रहा है एम्बुलेंस को तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उसको जल्द चिकित्सा पाने का अधिकार उसका एक फंडामेंटल राइट है। अब इसमें कुछ अधिकार अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। जैसे एक हुआ है राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। इसे निजता का अधिकार बोलते हैं। मेरे बारे में कुछ मेरी पर्सनल चीजें हैं, मैं कहां रहता हूं, किस समय में कहां रहता हूं, मैं किससे बात करता हूं, मेरी पर्सनल ईमेल, मेरे व्हाट्सएप के मैसेज, मेरे फेसबुक मैसेज, मेरी बाकी क्या, मेरा डीएनए, ये सब मेरी प्राइवेसी है। मेरी बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी की प्राइवेसी को जान ले तो क्या वो उसके लिए चैलेंज खड़ा कर सकता है या नहीं खड़ा कर सकता है? गोपनीयता के आधार पर उसको शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके मर्डर की प्लानिंग की जा सकती है। न्यायालय ने कहा गोपनीयता का अधिकार भी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो अब इसके तहत क्या है? आपका एक अधिकार है कि आप अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। तो आपने देखा होगा ड्रोन पे रोक है। आप यहां तो चलो ठाकुर द्वारे में तो नहीं, लेकिन यहीं करके देख लो, आप एक ड्रोन उड़ा दो बस आसमान में, तो उसे घुमा दो एक बार ठाकुर द्वारे के ऊपर, पुलिस आके उठा के ना ले जाए तो बोल देना। क्योंकि ड्रोन से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि एक होटल में 2 बालिग लोग अगर रूम में हैं, लड़का और लड़की, और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, तो पुलिस उनसे पूछताछ भी नहीं करेगी। वो मामला राइट टू प्राइवेसी का है। लेकिन फिर भी ये जानने के नाम पर कि तुम 18 वर्ष से ज्यादा के हो या कम के हो, पुलिस उसमें भी थोड़ा बहुत कर देती है। इतना अधिकार भी नहीं है पूछने का। गाड़ी में तो अडल्ट लोग अगर घूम रहे हैं तो पुलिस को यह अधिकार भी नहीं है पूछने का कि तुम कहां से हो, तुम कौन हो, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारी मां का नाम, नहीं पूछ सकते तुम। यह है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अभी इसमें हाल ही में एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल, एक अधिकार घोषित किया गया है जिसे कहते हैं मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। कोर्ट ने अभी कहा कि मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जीवन में जिसके लिए, जिसके साथ रहना है, भाई सीधी सी बात है, वो मानसिक स्तर से, शारीरिक स्तर से आपके लेवल का होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। आपको टॉर्चर करे या कुछ भी करे, इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी मनपसंद से विवाह करने के लिए। समझे? तो आर्टिकल 21 समझ में आया? चलिए, कई अधिकार इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, अगला है अनुच्छेद 22। ये लास्ट है आर्टिकल, आप अगर कहो तो कर दूं इसको खत्म। 22 इंपोर्टेंट है।
फिर आप आराम से क्वेश्चन लगाना घर से जाकर के। 50 क्वेश्चन है, 50 में से 40 हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, आपने ट्राई नहीं करे कभी किसी से, साथ वाले से जो पॉलिटी में कह रहा हो कि हाँ मेरी तैयार है? हाँ, अच्छा, अभी क्या कहेंगे, नहीं पढ़ी अभी? वो हर एक चीज यही बोलेंगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तुम मुझे दो तो 1 महीना तो दो, अभी 5वीं क्लास है, 30 क्लासें होने तो दो पॉलिटी। ठीक है, पानी नहीं मांगे, पानी लो, पानी देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। लेकिन आप समय दे रहे हो, मैं भी समय दे रहा हूं, ये समय है। आप 4 आर्टिकल के लिए 1 दिन दे रहे हो, मौलिक अधिकार नहीं तो 1 दिन में निपट जाते, फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 है भैया गिरफ्तारी से रिलेटेड, यानी जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी के समय पर क्या क्या अधिकार आपके पास होंगे। इसमें एक एक करके मैं बात करता हूं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है आर्टिकल 22? पहला, मान लीजिए आपने कोई कृत्य कर दिया है या जो भी है और आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई है, तो पहला आपका अधिकार है कि पुलिस आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी, आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। यह पहला अधिकार है आपका, यानी आपकी अगर पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, और बिना कारण गिरफ्तार नहीं करा जाएगा। यानी बिना कारण के कोई कारण नहीं है और कहे जी हाँ ला चलो, तो नहीं, तो आप मना कर। इसलिए आप मूवी में देखते होंगे, नाटकों में देखते होंगे कि भाई आप मुझे गिरफ्तार कर क्यों रहे हो, कारण तो बताओ, तो चल सीधा चल। लेकिन आज तक चलो ये चलता था, आज आपके पास वीडियोग्राफी है, आपको अगर वो गिरफ्तार कर रहा है आप सीधा बोलिए वीडियोग्राफी शुरू करो, 2-3 मोबाइलों में वीडियोग्राफी चलाओ, सीधा बोले करो गिरफ्तार। क्यों कर रहे हो, रीजन बताओ भाई। एसपी को खड़ा कर देगा जज, बोलेगा एसपी साहब ये बताओ जॉब करनी है कि नहीं करनी है। आजकल वीडियो देखते हो ऐसी नहीं देखते हो भाई साहब, एसपी की हालत खस्ता कर देता है वो जज। अगर मामला हाई कोर्ट पहुंच जाए ना तो एसपी जी ऐसे कांपते हैं, एसपी तो चलो छोटी, सेक्रेटरी तक ऐसे कांपता है, ठीक है। दरोगा की तो तुम पूछो मत, कि दरोगा की क्या स्थिति हो जाती होगी वहां पे जाके कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बहुत बुरी स्थिति है। वीडियो देखो 2-4 जगह के हाई कोर्ट की आती है, तो कैसे सुनाते हैं। अच्छा, कलेक्टर हो, डीएम हो, तो हमें लगता है कि तुम कुछ पढ़े वढ़े नहीं हो यार, सीधा। ये सेक्रेटरी साहब से लगता है कि हमें एक कंप्लेन करनी पड़ेगी तुम्हारी, तो रुतबा है। दूसरा क्या है, अब गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा, और अगर कारण नहीं है तो सीधी सी बात है आपको गिरफ्तार अकारण नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, गिरफ्तार आपको कर लिया गया तो तुरंत आपको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। तो वो कैसे अधिकार होगा? मान लो आपको वो जेल में ले गए, वहां पे जेल नहीं, अभी जेल तो बहुत दूर की बात है, जेल अलग होती है, आपको वो ले जाएंगे कहां पर? कोतवाली, जो कि ले जाना नहीं चाहिए। और वहां पर ही क्या आएगा, पीछे से आपका वकील आएगा, सबको रोक देगा वो पुलिस वाला, लेकिन जैसे वो कहेगा मैं उनका वकील हूं तो कहेगा ठीक है आप आ जाओ, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, आप अपने वकील से परामर्श कर सकते हैं, वकील को मिलने से नहीं रोका जाएगा आपसे। आप वकील को पूरा मामला बताओगे कि जी मैं तो खाली खड़ा था वहां पे, कांड तो उसने करा था, लड़ाई उसने करी थी और मेरा नाम लिखवा दिया और मुझे पुलिस ने उठा लिया, कोई बात नहीं। अब तीसरा अधिकार सबसे खतरनाक है, वो ये है 24 घंटे के भीतर आपको जज के सामने लेके जाया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 3 अधिकार, पहला आपको गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, दूसरा आपको वकील से अपना परामर्श करने का अधिकार होगा, और तीसरा आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्लियर हो गया? 3 हो गए। अब आप कहेंगे सर ये मजिस्ट्रेट के सामने वाला खेल तो होता ही नहीं है, ये शुरू होता है आपका एफआईआर से, यानी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग होती है, एफआईआर जिसे हम बोलते हैं, ये एफआईआर करी, ठीक है, एफआईआर के बाद में पुलिस आपको उठाएगी और उठाने के बाद सीधे ये ऑनलाइन है, इसका नंबर लग गया जज के सामने। मान लो एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद अब ये मामला जज के पास पहुंच गया,
पुलिस क्या करेगी, उठाएगी और उठाने के बाद सीधा लेके जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने आप नहीं जाएंगे, आपका वकील जाएगा। बोले क्या मामला है? बोले मामला कुछ नहीं है जी, मामला ये था इसके दोस्त ने मार दिया, ये तो साथ में खड़ा था, उन्होंने इसका भी नाम लिखवा दिया। जज बोलेगा अच्छा। बोले फिर? बोले ठीक है जाओ जमानत दे दी। तो वो क्या कर देगा, वहां से वकील जमानत ले लेगा, थोड़े बहुत पैसे वैसे कुछ लगेंगे तो लगेंगे, जमानत ले लेगा, बोल देगा चलो अब 10 दिन बाद इसकी तारीख लगेगी, इसको लेके आ जाना। ठीक है, जिम्मेदारी किसी की वो रखवाएंगे, एक दो जो जिम्मेदार लोग हैं वहां के सम्मानजनक, इनका काम उनसे साइन करवाएंगे कि बेटे अगर ये नहीं आया तो तुम आओगे फिर। इसलिए आप देखो गवाही लेने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, जमानत लेने के लिए कोई व्यक्ति साथ में होना चाहिए। खाली वकील जमानत नहीं, आपको कोई एक नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी जमानत के लिए जमानत उस पर सिग्नेचर कर दे। वो आपकी जमानत करवाएगा और जमानत करवाने के बाद में फिर जो है आप बाहर आएंगे। ये सिस्टम चलता है। कई बार ऐसा होता है इनमें से कोई अधिकार आपको नहीं मिलता, और ये एक कंडीशन है जो कि आर्टिकल 22(4) में दी गई है और उसे बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रतिबंधात्मक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? देखिए, व्यक्ति को जेल में दो तरीके से डाला जाता है। एक मिनट रुक जाओ यार, एक कॉल आ रही है, मैं इस व्यक्ति को थोड़ा सा समझा दूं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किसी की कोई कॉल काट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? बिजी है। 2 बार काट दे, 3 बार काट दे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को कॉल करो तो एक करो, बहुत ज्यादा जरूरी है तो 2, और तब तक फिर वेट करो जब तक वो ना कर दे, कोई हो सकता है किसी भी उसमें। चलिए, ये क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन मतलब समझ रहे हो, किसी को जेल में रखना। 2 तरीके से जेल होती है। एक तो आपने कोई काम कर दिया, तब आपको न्यायालय में गए, न्यायालय ने आपको सजा दे दी, आप जेल जाओगे। इसमें क्या है? इसमें आपने कृत्य कर दिया है, उसके बाद में आपको जेल जाया जा रहा है। इस बीच आपके इन अधिकारों को आपको फॉलो किया जाएगा। यानी जब आपकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, आपको वकील से बात करने का अधिकार होगा और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपने अभी काम करा नहीं है, आप कर सकते हो। भारत का एकमात्र देश जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है इंडिया में। आपने कृत्य नहीं किया है लेकिन आप कृत्य कर सकते हो, ऐसा पुलिस को लगता है, तो ऐसे में आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। आमतौर पर इसे कहते हैं नजरबंद करना। अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत, नजरबंद कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया जा रहा है, तब उसके पास ये अधिकार नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बड़ा बढ़िया सा। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई राजा नाम का व्यक्ति है, और वो हर चुनावों में लफड़ा कर देता है, दंगे कर देता है, पेटियां पलट जाती हैं, इधर के इधर वोट हो जाते हैं। ऐसा 4 बार देखा गया। गुप्त सूचना के अकॉर्डिंग पता चला कि इस बार उसकी प्लानिंग चल रही है, इस बार फिर से वो क्या करेगा? दंगा करेगा। बूथ, जो बूथ है वहां पर, पब्लिक बूथ जो है वहां पर, तो अब क्या होगा? उसके नाम से प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर आ जाएंगे कि भैया इसको तड़ी पार कर दो। तो पुलिस क्या करेगी? उसके घर के पास चिपका देगी, उसके मोहल्ले में जाके लगा देगी कि आपको क्या करा जाता है? आपको तड़ी पार किया जाता है। यानी भैया 6 सप्ताह तक दिखाई मत दे जाना कहीं भी इस जिले की सीमा में, और अगर दिखाई दे गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब आप आमतौर पर उसने देखा होगा कि अब व्यक्ति जो है वो अपने कहीं रिश्तेदार के यहाँ रहने चला जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, मामला सोल्व हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा है, नहीं जी मैं तो रहूंगा यहीं, तो फिर पुलिस उसे ले जाएगी उठा के। उसे जेल में नहीं रखते, उसे कहीं भी रख सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर वो प्रभावित ना कर पाए, यानी उसको क्या कर देते हैं? एक तरीके से नजरबंद कर देते हैं। इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ध्यान रखिएगा उसको ये वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात आती है कि किसी व्यक्ति को
कितने समय के लिए किया जा सकता है मैक्सिमम नजरबंद? तो सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है 3 माह के लिए, लेकिन 3 माह के बाद भी अब स्थिति ऐसी है जी, अब छोड़ दिया फिर हो जाएंगे दंगे, तब उस पर एक बोर्ड बनेगा, उसमें जज वगैरह शामिल होंगे और वो सिफारिश करते हैं हाँ इसको और रखो, तो मैक्सिमम 12 महीने तक किसी व्यक्ति को अधिकतम नजरबंद किया जा सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नजरबंद कितने महीने तक किया जाता है? अधिकतम कितना किया जा सकता है? 12 माह तक किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? मुझे लगता है चूंकि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना आर्टिकल 22 से, क्योंकि ये अधिकार वो है जो पुलिस को पता होना चाहिए कि आपको क्या देना है, क्योंकि यहां पर आपके अधिकारों का जो हनन कर सकती है वो पुलिस कर सकती है, पुलिस करती भी है। समझ रहे हैं इस बात को? तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया जो भी मामला है। बट यहाँ 19, 20, 21, 22 में आपको ये ध्यान रखना है, केवल 19 ही ऐसा है जो कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, बाकी आर्टिकल 20, 21, 22 ये सब किसके लिए है? आपका सबके लिए है, यानी भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात यह है कि इनके क्वेश्चन तो मैंने आपको 50 दे दिए, ठीक है, उसे कर लेना। एक हाँ मैं बात बता रहा था कि आर्टिकल 20 और 21 ऐसा है वो आपातकाल के समय भी आपका निलंबित नहीं होता है। 20 और 21 याद रखना है आपको, ठीक है। अब भैया ये 50 क्वेश्चन है, चलो पहला तो बता ही दो, एक आध क्वेश्चन तो कर ही दो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक दो तो कर ही दो कम से कम। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में दी गई है, सही है। दूसरा है यह स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाहित करती है, सही है। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कितने आधारों पर लगाया जा सकता है? 8 आधारों पर। और कौन से आर्टिकल में लगाया गया है? 19(2) में लगाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? पहला और दूसरा। चलो 20 से पढ़ते हैं कहीं से, थोड़ा सा ऐसे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करिए, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने का अधिकार पर भी अनुच्छेद 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी ये कह रहे हैं 19 फर्स्ट के बी में जो अधिकार है उसको लगाए जा सकते हैं। यह प्रतिबंध केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाया जा सकता है। अगला है यह अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। ये कैसा है आपका? ठीक है। एक आध आर्टिकल 22 से, किसी अपराध के लिए उस समय लागू कानून से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। जो लागू कानून है उससे नहीं दिया जा सकता, सही है गलत? अगला है इसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के विरुद्ध संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। अगला है यह प्रावधान नागरिक मामलों पर भी लागू होता है, यह सिविल केसेस पर भी लागू होता है? नहीं होता भाई, यही तो मैंने बताया था, केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है, सिविल मामलों पर लागू कहां होता है? आप समझिए जैसे समान नागरिक संहिता है, उसमें बोला गया कि रजिस्ट्रेशन करवाना है जिनके विवाह 2000 लाया 2023 में गया, 24 में गया, मेरी बात समझिए। लेकिन बोल ये दिया कि जिनका 2010 के बाद शादी हुई है सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना ये वाला जो है वो गलत है। हाँ, उसके अलावा और मैं बताता हूं क्वेश्चन जो है, देखो ये करो आर्टिकल 34, अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते, सही है गलत? अगला दे रखा है अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं आपको आर्टिकल तभी समझाऊंगा जब मैं कल ये क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। ये 50 ये सही है, ये सही है, क्या है? हाँ ये वाला भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। 50 क्वेश्चन है, घर पे बैठ के तसल्ली से लगाना, ठीक है। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वालिटी में उतना दमखम बढ़ेगा। क्लियर है? चलो इन भाई से हम एक आर्टिकल पूछ लेते हैं इनसे।
बताओ, आपसे आपसे आपके, हाँ एक आर्टिकल, आर्टिकल 20 में क्या है? चलो 21 बताओ। नहीं पता? पता है क्यों? कि पूरी क्लास में तुम क्लास में थे ही नहीं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कहाँ थे बताओ? यहाँ तो नहीं थे क्लास में। यार देखो, 10 साल का एक्सपीरियंस किसी चीज का बहुत होता है। 10 साल अगर मैं कोई भी काम करता ना, तो उसका मैं बहुत अच्छा एक्सपर्ट होता। XYZ कुछ भी काम करता, ऑनलाइन क्लास में तो